सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो इतना विशाल था कि वो 3-3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। ये सिर्फ जीती हुई जमीनों का एक ढेर नहीं था, बल्कि ये दुनिया का पहला सच्चा वैश्विक साम्राज्य था, अकेमेनिड एम्पायर। पर असल सवाल ये नहीं है कि उन्होंने जीता कैसे, बल्कि ये है कि उन्होंने इतने बड़े, इतने विविध साम्राज्य को चलाया कैसे। आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, वो डिजाइन जिसने न सिर्फ एक महाशक्ति को जन्म दिया, बल्कि आने वाली सदियों के लिए दुनिया भर के साम्राज्यों की नींव रखी। तो इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे उस विजनरी शासक से जिसने ये सब शुरू किया। फिर देखेंगे कि कैसे एक जीनियस ऑर्गेनाइजर ने इसे एक मशीन की तरह चलाया, और अंत में ये समझेंगे कि क्यों ये ब्लूप्रिंट आज भी इतना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है, और इस कहानी का सपना देखा था साइरस द ग्रेट ने। उन्होंने बस बिखरी हुई जनजातियों को एक साथ लाया और एक ऐसे मिशन पर निकल पड़े जिसने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, बल्कि दुनिया के नक्शे को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दुनिया की पहली सुपर पावर बनाई कैसे जाती है? साइरस का जवाब सिर्फ ताकत और तलवार नहीं था। नहीं, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। एक क्रांतिकारी सोच, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जहां जीते हुए लोग भी खुद को गुलाम नहीं, बल्कि उसका हिस्सा समझें। देखते हैं कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे। तो सबसे पहले साइरस की नजर पड़ी अनातोलिया पर, यानी आज का तुर्की। और जब लीडिया का शक्तिशाली साम्राज्य उनके सामने झुका, तो फारसी साम्राज्य की सरहदें सीधे एजियन सागर तक जा पहुंची। समझिए, ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और नए विचारों के लिए एक नया दरवाजा खोलने जैसा था। और फिर आई वो जीत जिसने सब कुछ बदल दिया, बेबीलोन पर कब्जा। बेबीलोन कोई मामूली शहर नहीं था, वो हजारों सालों से मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसकी शक्ति का दिल था। इसे जीतकर साइरस ने पावर का सेंटर ही बदल दिया, मेसोपोटामिया से ईरान शिफ्ट कर दिया, और ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और यहीं हमें साइरस की असली प्रतिभा का पता चलता है। बेबीलोन में जो यहूदी बंदी थे, उन्हें आज़ाद करके अपनी ज़मीन पर वापस जाने देना, ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। स्थानीय लोगों की संस्कृति और उनके धर्म का सम्मान करके उन्होंने वफादारी जीती और बगावत की किसी भी संभावना को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। साइरस ने जो शुरू किया, उसे उनके बेटे कैम्बिसीज ने और आगे बढ़ाया। और अगला पड़ाव था मिस्र। हजारों साल पुरानी सभ्यता, बेहिसाब दौलत। मिस्र के जुड़ते ही अकेमेनिड साम्राज्य अब सच में एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका था, जिसकी जड़ें एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महाद्वीपों में थीं। साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर एक राजनीतिक संकट आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और ऐसे में एंट्री होती है डेरियस प्रथम की। डेरियस सिर्फ एक और राजा नहीं थे, वो एक जीनियस थे, एक महान संगठनकर्ता। उनका काम जीतना नहीं था, उनका काम था इस विशाल बिखरे हुए साम्राज्य को एक सिस्टम में ढालना, एक ऐसी मशीन बनाना जो बिना रुके चलती रहे। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पत्थर पर लिखी कहानी नहीं है, ये इतिहास का एक खजाना है, एक चाबी है। बेहिस्तून शिलालेख में डेरियस ने अपनी कहानी 3 भाषाओं में लिखवाई, और इसी की वजह से एक्सपर्ट सदियों से रहस्य बनी हुई कीलाक्षर लिपि यानी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डिकोड कर पाए। इसने हमारे लिए प्राचीन दुनिया के दरवाजे खोल दिए। तो सवाल वही है, इतने बड़े, इतने विविध साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे जाए? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। चलिए अब डेरियस के उन शानदार तरीकों को समझते हैं, वो मशीनरी जिससे उन्होंने इस विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखा। डेरियस की प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत था क्षत्रप सिस्टम। उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी सत्रपी में बांट दिया, और हर एक का इंचार्ज एक गवर्नर को बनाया, जिसे क्षत्रप कहते थे। ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि सदियों तक चला, यहाँ तक कि सिकंदर ने भी इसे अपना लिया। फॉर्मूला सिंपल था, स्थानीय रूप से शासन करो, पर नियंत्रण केंद्र से रखो। लेकिन इसमें एक खतरा था। क्या होगा अगर कोई क्षत्रप ज्यादा ताकतवर हो जाए और बगावत कर दे? डेरियस इसके लिए भी तैयार थे। उन्होंने एक बेहतरीन चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया। क्षत्रप को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर तो दी, लेकिन मिलिट्री कमांडर और जासूस, जिन्हें राजा के कान कहा जाता था, वो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। मतलब बगावत का कोई चांस ही नहीं। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये डेरियस के साम्राज्य के विशाल पैमाने को दिखाता है।
मिस्र के रेगिस्तानों से लेकर भारत में सिंधु घाटी तक, यूनान के तटों से लेकर मध्य एशिया के मैदानों तक, सब कुछ इन 23 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बड़े करीने से बटा हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य एक राजधानी से कंट्रोल करना नामुमकिन था, तो इसे एक ऐसे शरीर की तरह समझिए जिसके कई दिमाग थे। सूसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, बेबीलोन एक जरूरी इकोनॉमिक हब था और परसोपोलिस वो साम्राज्य का भव्य और औपचारिक दिल था जहां दुनिया भर से लोग अपनी वफादारी दिखाने आते थे। सोचिए, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भगवान, अलग अलग कल्चर, इन सबको एक पहचान के धागे में पिरोना ये डेरिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए उनके पास दो सबसे शक्तिशाली उपकरण थे, एक कॉमन पैसा और एक कॉमन भाषा। डेरियस से पहले साम्राज्य में व्यापार करना एक सिरदर्द था। हर इलाके के अपने सिक्के, अपने वजन, अपनी शुद्धता। डेरियस ने इस पूरे कन्फ्यूजन को ही खत्म कर दिया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड शाही सिक्का जारी किया जिसकी शुद्धता और कीमत की गारंटी खुद राजा देता था। और सिस्टम को बहुत ही सिंपल रखा गया। एक सोने का डेरिक 20 चांदी के सिगिलोए के बराबर था। इतना आसान कि कोई भी व्यापारी, चाहे वो मिस्र में हो या बैक्ट्रिया में, आसानी से हिसाब किताब कर सकता था। इस एक सिंपल से बदलाव ने पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को जैसे पंख लगा दिए। पैसा तो आसान हो गया, अब बारी थी कम्युनिकेशन की। यहाँ भी डेरियस ने जबरदस्ती फारसी थोपने के बजाय एक स्मार्ट मूव चला। उन्होंने अरायमी भाषा को चुना, जो पहले से ही व्यापार और डिप्लोमेसी की भाषा थी। इसकी स्क्रिप्ट सीखना आसान था और ये भाषा साम्राज्य को जोड़ने वाला गोंद बन गई। अब हम चलते हैं साम्राज्य की पश्चिमी सरहद पर, जहां इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये एक विशाल साम्राज्य और आज़ाद शहरों के बीच का टकराव था। ये पूर्व और पश्चिम के बीच एक महाकाव्य संघर्ष था। एक तरफ थी फारसी सैन्य मशीन जो उस वक्त अजेय मानी जाती थी, लेकिन यूनान की जमीन पर उसे अपनी सबसे बड़ी टक्कर मिली। मैराथन के मैदानों से लेकर सलामिस के समंदर तक छोटे यूनानी राज्यों ने डटकर मुकाबला किया, और इन लड़ाइयों ने न सिर्फ फारसी साम्राज्य को यूरोप में आगे बढ़ने से रोक दिया, बल्कि इतिहास की धारा ही मोड़ दी। अगले 200 साल तक फारसी साम्राज्य फलता फूलता रहा, लेकिन फिर पश्चिम से एक तूफान उठा जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस तूफान का नाम था मैसिडोनिया का एक युवा राजा, सिकंदर महान। उसके हाथों इस महान राजवंश का अंत बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये किसी साम्राज्य के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी नहीं है, ये उसके ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने की कहानी है। सिर्फ 4 साल। जो साम्राज्य 2 सदियों से टिका हुआ था, वो सिर्फ 4 साल में एक के बाद एक, हार के बाद धूल में मिल गया। पर यहीं इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राजा बदल गया, साम्राज्य जीत लिया गया, लेकिन साम्राज्य को चलाने का तरीका, वो ब्लूप्रिंट, वो नहीं बदला। सिकंदर एक महान विजेता था, पर वो ये भी जानता था कि डेरियस का बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम परफेक्ट था, तो उसने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे अपने ही नए साम्राज्य की नींव बना लिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या फारसी साम्राज्य को सच में जीता गया था, या फिर उसका ब्लूप्रिंट बस एक नए मालिक के हाथ में दे दिया गया था। अकेमेनिड राजवंश तो खत्म हो गया, लेकिन उनका विचार जिंदा रहा, प्रशासन का, सहिष्णुता का, एक मल्टीकल्चरल सुपरपावर को चलाने का। और ये वो विरासत है जो तलवारों से नहीं, सोच से बनती है, और जो किसी भी जीत से ज्यादा टिकाऊ साबित होती है।